हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, और साथ साथ में ये टॉपिक्स आपको हेल्प कर रहे हैं करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों को लेकर के चल रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी सिलेबस किया है वो दोनों में ही इक्वलेंट है ना, उसमें भी आता है और ये केवीएस में भी आ रहा है। दूसरी मेन चीज़ क्या है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें ये जानकारी होगी कि हम सारा कुछ जो है वो डिटेल्ड में लेकर के चल रहे हैं। एक एक पॉइंट, एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक को हम जो है एग्जामिन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसको आपके सामने क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के फुल फ्लैग कोर्स जो है आपको वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको कोर्स परचेस करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि कोर्स की कुछ फीस होगी, तो कोई फीस नहीं है। देखिए यूट्यूब पर सब कुछ फ्री होता है, यूट्यूब पर कोई चार्ज नहीं लगता है ना। दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात क्या है कि आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो बना ही रहे होंगे, है ना, तो वो बनाते रहिए। और चौथी बात जो है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जितने प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखिए। और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हम रिटायरमेंट तक कर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक है इसमें सिमिलर ही है ना, एडमिशन में और डेथ में। अभी क्या चल रहा है, हमारा डेथ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डेथ। अच्छा, रिटायरमेंट और डेथ में केवल बहुत माइन्यूटली सा अंतर है। क्या है, रिटायरमेंट जो होता है वो प्री प्लान होता है कि मुझे इस डेट को रिटायरमेंट लेना है। लेकिन जो डेथ है, डेथ प्री प्लान्ड नहीं होती कभी भी, वो नेचुरल होती है। तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं अल्टीमेटली, चाहे पार्टनर रिटायर हो और चाहे पार्टनर की डेथ हो, या तो वो फर्म से ही रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। केवल दो तीन चीज़ें आएंगी जो डिफरेंट है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में, अच्छा एक बात समझो, ए, बी और सी, इसमें सी की डेथ हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसको मिलने वाला जितना भी पैसा था वो किसको मिलेगा, सी के एग्जीक्यूटर को। अब ये एग्जीक्यूटर कौन होता है, एग्जीक्यूटर कौन होता है, एग्जीक्यूटर होते हैं लीगल हायर। जैसे नॉमिनी होते हैं ना, वैसे ही लीगल हायर होते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स भी इनको बोला जाता है। तो सारा का सारा जो भी पैसा निकलता है वो इन किसको दे दिया जाता है, लीगल हायर्स को दे दिया जाता है। और अगर पार्टनर की तरफ पैसा निकल रहा है तो इन्हीं लोगों से, मतलब जो लीगल हायर्स हैं उन्हीं से पैसा ले लिया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, तीन चीज़ें इसमें हम लोगों को डिस्कस करनी है मेनली। तो एक तो जो डिसीज्ड पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको डिसीज्ड पार्टनर कहेंगे। दूसरी चीज़ है ना, तो एक तो जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको कितना अमाउंट मिलना है या उससे कितना पैसा लेना है वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जो उसको मिलने वाला प्रॉफिट है ना, जो उसको मिलने वाला प्रॉफिट है उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो एक चीज़ हम देखेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी है। और बाकी जितना भी टॉपिक है या सारा कुछ है वो बिल्कुल डिक्टो एज इट इज़ रिटायरमेंट की तरह ही है। हालांकि जो हम कैपिटल निकालने वाले हैं ना डिसीज्ड पार्टनर की, कि कितना अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें पे करना है, वो भी सिमिलरली रिटायरमेंट में जैसे हमने निकाला था ना रिटायर्ड पार्टनर का अमाउंट बैलेंस, उसी ही तरह से निकलेगा। चाहे तो देख लो। चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज बनेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायर्ड पार्टनर की तरह होगा। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए,
पार्टनर की डेथ होगी तो भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक शेयर ऑफ गुडविल, तीसरा टॉपिक रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपके 1 एंड 2 टॉपिक हैं, ये तो हैं आपके रिटायरमेंट की तरह, ठीक। और जो आपके 3rd टॉपिक है वो है आपके फंडामेंटल में जो हमने पढ़ा था, उसके एमसीक्यू भी हमने किए थे फंडामेंटल। और जो चौथा टॉपिक है वो हमने एडमिशन में पढ़ा था। क्लियर है? तो अभी इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एक जो डिस्कसिंग पॉइंट रहने वाले, एक तो जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, है ना, शुड बी पेड टू हिज और हर एग्जीक्यूटर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा जो हमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये 2 चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टनर, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर कैसे निकाला जाए। आइए, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव लीगल हायर होते हैं, ठीक है। चलिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले जो पार्टनर है उसकी कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद अगर उसका कोई करंट अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब कहाँ लिखा होगा, लायबिलिटीज में। रिवैल्यूएशन का उसका जो भी प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो भी उसका शेयर होगा, गुडविल का उसका जो भी शेयर होगा, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, और सैलरी और डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, एक तो सैलरी, एक प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें कब तक की निकलती हैं, टिल द डेट ऑफ डेथ तक की। कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट और सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। ये दोनों चीज़ें हमारी किसकी निकलेंगी, टिल द डेट ऑफ डेथ। कैसे निकलेंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है, कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो डेबिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारा टिल द डेट ऑफ डेथ तक बनेगा। अगर फर्म ने कोई लोन या एडवांस लिया है तो लॉस, ये भी मैं निकालना बताऊंगा, है ना, प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी क्रेडिट डेबिट होंगे, और रिवैल्यूएशन का अगर लॉस है तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं किसी भी पार्टनर का,
जैसे सपोज करो सी है, तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाया, अगर उसकी कैपिटल प्लस होगी तो क्रेडिट कर देंगे, और अगर उसकी कैपिटल माइनस होगी तो डेबिट कर देंगे। वही चीज़ हमने यहाँ करी है। तो चाहे इसको इस स्टेटमेंट में उतार लो और चाहे इसको फॉर्मेट बेस्ड पर कर लो, आपकी मर्जी है ना। अब जैसे सपोज करो ऐसी हाइपोथेटिकली एक कुछ मान करके चल रहा है कि जो सी पार्टनर है, कौन है, जो सी पार्टनर है, तो उसने क्या किया है, उसको उसका बैलेंस निकला है। मतलब जब आपने स्टेटमेंट बनाया तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद उसका बैलेंस निकल रहा है, दैट इज 70,000। कितना निकल रहा है? 70,000। तो ये 70,000 अब हम सी को तो दे नहीं सकते क्योंकि सी की तो डेथ हो गई, तो इसका मतलब सी के बिहाफ पर कौन लेगा? सी के बिहाफ पर सी का अमाउंट तो कोई लेगा ना, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर्स। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सी है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसा हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बोलो क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 70,000 रुपये हैं, कितने? 70,000 रुपीज़ हैं, ये हम किसको दे देंगे? उनके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। अच्छा सर, अगर अगर 70,000 का क्रेडिट बैलेंस ना निकल करके डेबिट बैलेंस निकल जाता तो क्या होता? तो रिवर्स एंट्री बन जाती, तब बन जाता डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने फर्म को पैसा देना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके पेमेंट की कुछ एंट्रीज बनती हैं, उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना जो प्रॉफिट है ना वो निकालना सीखेंगे। देखिए वही वाला केस है, या तो पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा या उसका लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। भाई एग्जीक्यूटर से बात कर ली जाएगी कि आप क्या कहते हैं, आप हमारी फर्म में जो है अभी इतना बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको बाद में पे कर देंगे। तो एग्जीक्यूटर कहेगा ठीक है। ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूटर के ऊपर। अगर एग्जीक्यूटर कहता है ठीक है, लेकिन हम इसको एज अ लोन रखेंगे। क्या रखेंगे? एज अ लोन रखेंगे। तो ठीक है, तो जब तक उस डिसीज्ड पार्टनर की अमाउंट का सेटलमेंट नहीं हो जाता, तो उसकी डेथ से लेकर के, कब से लेकर के? डेथ से लेकर के जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक जो फर्म है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगी। और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन पर अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देगी, वरना कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? मैंने बताया था ना, भूल गए? कमेंट करो, अगर याद हो तो कमेंट करो विच सेक्शन, कौन सा सेक्शन मैंने आपको बताया था, विच सेक्शन वी डिस्कस्ड हेयर which specify that if there is no agreement that the interest on loan is charged at the rate 6% per annum। ये मैंने आपको बताया था। किस सेक्शन में ये प्रोविजन दिया हुआ है, उस सेक्शन को लिखो फटाफट से। चलिए, तो अगर अगर पूरा पेमेंट कर रहे हैं चेक से, ठीक है भाई, फर्म के पास से कैश गया या बैंक गया तो क्रेडिट, और डिसीज पार्टनर का अकाउंट सेटल हो गया तो वो रिसीवर हो गया तो वो डेबिट। तो बहुत इजी एंट्री है ना। और अगर अगर अमाउंट ड्यू है या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या फर्म के लिए? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट की तो एंट्री आपको आती होगी ना। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो जितनी इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली कैश दे दिया जाएगा, और डिसीज पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता रहेगा। डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या होता रहेगा? डेबिट होता रहेगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो 70,000 है, कितने हैं? 70,000 है। अब 70,000 को दो इंस्टॉलमेंट में देना है, 35,000 और 35,000।
और मान के चलो IOL इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है, तो पहली बार तो 35,000 पे नहीं लगेगा, 70,000 पर लगेगा। 70,000 का 10% कितना होता है? 7,000। तो 7,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा और 35,000 की क्या पे कर दी जाएगी, है ना? क्लियर है? और फिर ये तो पहली इंस्टॉलमेंट के लिए हो गया, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी रिपीट कर दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने जो रिटायरमेंट है अगर उसको सही से पढ़ा है तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई होगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको बड़े प्यार से और बड़े डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। हालांकि यहाँ पर भी यही मैंने किया है, यहाँ पर भी यही मैंने किया है ना? तो यहाँ पर आपने जो भी अमाउंट निकाला उस अमाउंट को किसको देना था? एग्जीक्यूटर को देना था। तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको तुरंत दे दो, या आप उनसे कह दो कि साहब हम आपको कुछ रुक करके देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो जितना पैसा आप लेट दोगे उतने टाइम पीरियड के लिए आपको, मतलब फर्म को, है ना, जो फर्म है उसको इंटरेस्ट, जो लोन है भाई एक तरह से लोन ही तो बन गया, क्योंकि जो फर्म है वो आउटसाइडर्स के पैसे को इंजॉय कर रही है, तो इसका मतलब तो वो लोन हो गया। तो उस लोन पर, उस अमाउंट पर जो डिसीज्ड पार्टनर की है, जो अभी तक उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दी गई, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। कितने परसेंट? या तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और वरना तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो इंटरेस्ट टू कैश, और अगर पेमेंट किया जा रहा है तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे प्रॉफिट का कैलकुलेशन। किसका कैलकुलेशन करने वाले हम लोग? प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपन लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला अभी टॉपिक। तो जब भी किसी भी पार्टनर की डेथ होगी, क्या? जब भी किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो उसकी दो कंडीशन बनेंगी। देखिए, एक मिनट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आपका टॉपिक। ठीक, चलिए, दिख रहा होगा। अब इसमें दो केस बनेंगे आपके। पहला केस क्या बनेगा? नो चेंज, नो चेंज इन PSR। और दूसरा क्या बनेगा? चेंज इन PSR। सर इसके तो हम पुराने खिलाड़ी हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होता है तो सीधा सीधा एंट्री हम पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। है ना? क्लियर है ना? क्लियर है ये वाली बात? और अगर दूसरी वाली एंट्री की बात होगी, किसकी? चेंज इन PSR, तो सर इसको भी हमें करना आता है। चेंज इन PSR में दोनों ही जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर जो रिमेनिंग है, नहीं नहीं, इसको इस तरह से समझो कि सर जो डिसीज्ड पार्टनर है, कौन है? जो हमारा
डिसीज्ड पार्टनर है उसका जो एग्जीक्यूटर है उसका अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, तो सर डेबिट भी तो होता है किसी का, तो सर यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर ये वाली बात। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीएसआर में चेंज है, चेंज इन पीएसआर कैसे निकलेगा सर, वो डिस्कस किया मैंने रिटायरमेंट वाले में, और आपने रिटायरमेंट की वीडियो देख ली, नहीं देखी, जा करके देखो, लिंक कमेंट बॉक्स उसमें, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया। तो अगर पीएसआर में कोई चेंज नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो डिसीज्ड पार्टनर जो है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर पीएसआर चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, अगर पीएसआर चेंज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एग्जीक्यूटर को तो पेमेंट जाता है, प्रॉफिट तो कैपिटल में ही जाएगा, मेरी गलती है, 1 मिनट रुकना, है ना ये। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो पी एंड एल सस्पेंस की जगह कौन आ जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, कौन आ जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। क्लियर है। और वो भी कौन, जो गेन कर रहे हैं। तो बल्कि रिमेनिंग की जगह ना तुम गेनिंग ही कर लो, तो उससे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा कि जो हमारे गेन कर रहे हैं, है ना, जो हमारे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उन्हीं की कैप वही क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर को उतना अमाउंट पे करेंगे। बोलो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। एंट्री टाइम डन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। चलो चेंज करते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो होती है वो दो तरह से है हमारी। पहला टाइम बेसिस, कैसी है, टाइम बेसिस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो, अरे रुक जा भाई, ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। चलिए प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 60,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000। और सी की जो डेथ है, सी की डेथ हुई है 31 मार्च 2019 को। सी की डेथ कब हुई है, 31 मार्च 2019 को। ये वाली बात समझ में आ गई, बस ऐसे ही लेकर के चल रहा है। सी की डेथ कब हुई है, 31 मार्च 2019 को। और ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट कब का हो गया, 31 मार्च 2018 का। ये सारा कुछ क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि सी, है ना, सी का जो शेयर है, क्या है, सी का जो शेयर है ऑफ प्रॉफिट, वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मेरी एक बात समझो, अब मेरी एक बात समझो, सी की डेथ कब हुई है, 31 मार्च 2019 को। कब डेथ हुई है इसकी, 31 मार्च 2019 को, ठीक। चलिए यहाँ पर
मैं एक चीज़, एक सस्पेंस और ले आता हूँ, ये मत खुश हो ना कि पूरी साल का मिल जाएगा ना। अकाउंट क्लोज्ड ऑन, अच्छा चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ो 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 छोड़ो, यहीं पर कर दूंगा मैं तो। प्रॉफिट दिया हुआ है 31/12/2018 को। इसका मतलब ये है कि जो फर्म है क्लोजेस दर अकाउंट्स ऑन 31/12, समझ आ गया? ओके, मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? जनवरी से। अब निकालो, देखो मेरी एक बात समझो, ठीक, आपका ईयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1/1/2018 से, ठीक। आपने काम किया, फिर आपने काम किया, फिर आपने काम किया और फिर आपने काम किया, 4 क्वार्टर आपने काम किया और आपको टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ? 60,000 का हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये जो प्रॉफिट हुआ था ये कब हुआ है? सर 31/12/2018 को। क्या आपको ये प्रॉफिट यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर मालूम था कि हमें लास्ट में इस डेट को हमें 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? हो सकता है ये इसमें से 80% आपने प्रॉफिट केवल और केवल दिसंबर महीने में कमाया हो। या तो आपको पता नहीं था, या तो आप सोच रहे थे 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आगे जाते जाते आपने प्रॉफिट को क्या कर लिया? मैक्सिमाइज कर लिया। बात समझ आ गई? आ जाओ, अगला ईयर स्टार्ट हुआ। अगला ईयर जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा? 1 जनवरी 2019 से, है ना? और क्लोज कब होगा? 31/12/2019 को। सिमिलरली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पार्टनर की डेथ कब हो रही है? 31 मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस दिन इसकी डेथ हो रही है। तो अब आप तीनों यहां पर खड़े हो जाओ, ए, बी और सी, तीनों के तीनों। अब मुझे एक बात बताओ, पहला ही क्वार्टर स्पेंड हुआ है 1, 2, 3, तो क्या ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों, भाई इसकी तो डेथ हो गई तो इसको तो हटा दो, ये तो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों अपने फ्यूचर में जब ये यहाँ पर आएंगे तब क्या ये जान सकते हैं कि हमें इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट होगा इस पीरियड में? नहीं जान सकते। तो इसका मतलब क्या है कि लेकिन इस बीच का जो प्रॉफिट है उसमें से इसको तो शेयर देना ही देना है ना? तो अब इन दोनों के लिए ये समस्या है कि ये दोनों इसका शेयर कितना दें, है ना? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मान लो, या आप एवरेज प्रॉफिट मान लो, है ना? तो दोनों ही कंडीशन सेम बन जाएंगी ना। देखो अब जैसे सपोज करो प्रीवियस ईयर माना, क्या माना हमने? प्रीवियस ईयर माना। तो प्रीवियस ईयर जब हम मानेंगे, देखो प्रॉफिट एज्यूम्ड फॉर द पीरियड टिल डेथ, कितना मानेंगे? हम ये मान लेते हैं इसके लिए, बस हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो करंट ईयर के प्रॉफिट के इक्वल रहेगा, इससे कम तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीवियस ईयर हमारा प्रॉफिट 60,000 था, हमें किसका शेयर निकालना है? सी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में। 60,000 था, ठीक है।
कितना था, 60,000 था। तो 60,000 तो फर्म का था। पार्टनर का शेयर कितना था, 1/6। तो ये किसका आ गया, पार्टनर का आ गया। लेकिन ये तो पूरी साल का आया, हमें कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है। तो कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। कितने रुपए आ गया, 2500 रुपये आ गया। 3 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया, 2500 रुपये। इसका मतलब ये है कि ये हम, अच्छा ये वास्तव में हमने गेन किया है ना, ये वास्तव में हमने गेन किया, ये हमने एज्यूम किया है, एज्यूम किया। इसीलिए इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, जो हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था। मैं दिखाता हूँ आपको, आपने यहाँ पर पढ़ा था जब हमने जो चार्ट डिस्कस किया था ना, तो उस चार्ट में हमने डिस्कस किया था। देखिए बहुत कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस खाली अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसी को कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर लॉस हो रहा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, क्लियर है ये वाली बात। चलिए चलें आगे। तो प्रॉफिट निकालना आ गया। अच्छा सर आप एवरेज प्रॉफिट भी बता रहे थे, हाँ एवरेज प्रॉफिट भी बता रहा था। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सिंपल है एवरेज प्रॉफिट। सपोज करो आपको पिछले कुछ सालों के वो दिए हुए हैं डाटा, भाई पिछले 3 सालों क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। जैसे सपोज करो 3 साल का आपको दिया हुआ है, 2019 20,000, 2020 20,000, 20,000 ले लो, और फिर 2021 है ना 50,000। ठीक है, तो अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 20,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू द 30,000। तो आपका एवरेज कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपको क्या निकालना है सर, सी का शेयर इन प्रॉफिट निकाल लो। 30,000 किसका शेयर है, फर्म का प्रॉफिट, फर्म का है ना। हमें किसका निकालना है, सी का निकालना है। कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है ना। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट इज इक्वल टू 1,250 रुपये। क्लियर, क्लियर है ना। प्रॉफिट के बेसिस पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम जो बात करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम इसके बाद बात करेंगे वो हम बात करेंगे टर्न ओवर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर। टर्न ओवर मतलब, टर्न ओवर मतलब सेल्स, टर्न ओवर मतलब सेल्स। क्लियर है ना ये वाली बात, समझ आ रहा है। चलिए तो टर्न ओवर के बेसिस पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आना चाहिए, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन 3:2:1, ठीक है। सिमिलरली सी की डेथ हो गई, कभी करनी है सी की डेथ, वही ले लेते हैं 31 मार्च 2019। सी की डेथ कब हो गई, 31 मार्च 2019, ठीक है। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2018 को, मतलब 31 दिसंबर को हो रहा है, 18 नहीं आएगा, 31 बार आएगा। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को। सेल फॉर द
ईयर एंडिंग 31 मार्च क्या लिया था 1918 वॉज ₹2 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल आ गई, ठीक है ना। एंड प्रॉफिट क्या, एंड प्रॉफिट वॉज रुपीज़ कितना ले लें 50,000 ले लेते हैं। प्रॉफिट वॉज ₹50,000, ठीक है ना। और एक चीज़ और दी हुई है, सेल्स अप टू 31 मार्च 2019। डेथ कब हुई है 19 में हुई है, तो 31 मार्च 2019 इज रुपीज़। तो यहाँ तक की सेल्स हम कितनी ले लें 60,000 ले लें, चलो 60,000 ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मुझे एक बात बताओ, सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर कितनी है 2 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ था इस पर 50,000। कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं। अगर मैं इसका प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। 50 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको, पता है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर 3 2 5, 1 2 3 4 और 1 5, तो सर 25% आ गया। बोलो कितना आ गया 25% आ गया ना 25%। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स अप टू 31 मार्च 2019 कितनी दी हुई है 60,000 सर, कितनी दी हुई है 60,000। प्रॉफिट परसेंट कितना लिया था हमने सर 25%। कितना लिया था सर 25%। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल है, ध्यान से सुनना, ये जो सेल है ये केवल और केवल सी की है नहीं, पूरी फर्म की है सर। तो हमें किसका शेयर निकालना है सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर 60,000 में सबसे पहले तो सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर सर इसका 25% नहीं, एक काम चाहे ऐसे कर लो चाहे स्टेप टू स्टेप अगर मैं बताऊं तो सर पहले तो 60,000 का 25% निकालो। इसका मतलब क्या है 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। तो सर ये तो आ जाएगा प्रॉफिट, और यहाँ पर लिख लो फर्म का प्रॉफिट। चलो कभी डायरेक्ट मैं करूँ और तुम्हारे फिर आधे बच्चे कहें कि क्या हुआ। फर्म का प्रॉफिट कितना आ गया 15,000 आ गया क्या 15,000 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है सर, हमें निकालना है सी का शेयर। बस निकाल दो सी का शेयर। सर टोटल 15,000 का प्रॉफिट हुआ फर्म को, 1/6 इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2500 आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई। सर एक बात हमें ये बताइए कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 3/12 किया था, क्यों, क्योंकि जो पार्टनर है उसने 3 महीने काम किया था भाई, उसकी डेथ 31 मार्च को हुई थी ना, और अकाउंट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं। तो सर आपने यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर दी, नहीं ये मिस्टेक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वो समझ लीजिए, वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर जो आपको सेल दी हुई है वो पूरी साल की नहीं दी हुई है। यहाँ पर जो आपको सेल दी हुई है वो आपको, समझ रहे हो, वो आपको कहाँ गया, ये रहा, 31 मार्च तक ही दी हुई है। तो इसीलिए मार्च तक का ही प्रॉफिट हमें निकालना है, और मार्च तक की ही सेल हमारे पास अवेलेबल
है। तो इसीलिए हम इसको क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, 3/12 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारा जो है कैपिटल है ना, हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और इस तरह से हम किसी भी डिसीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें सर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो इसकी गुडविल का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से हमने, है ना, जिस तरह से हमने क्या किया था, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का पेमेंट किया था। और सर इसकी कैपिटल का, तो कैपिटल के लिए तो हमने पीछे पर अभी डिस्कस किया ही था लेक्चर के शुरू में। सबसे पहले हमने यही निकालना सीखा था कि आफ्टर ऑल पार्टनर की जो कैपिटल है, उसका जो बैलेंस है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्लियर है ना ये वाली बात? उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए, है ना, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, जैसे सपोज करो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कहा। जैसे सपोज करो आईओसी है आपकी, तो सी का जो इंटरेस्ट है वो निकालना है। सपोज करो सी ने 1 लाख की कैपिटल लगाई, उस पर 12% क्या देना है, 12% क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 12/100 हो गया। कितने महीने का देना है? 3 महीने का, क्योंकि वो कितने टाइम पीरियड तक फर्म में रहा है, 3 महीने तक रहा है। तो 12 से 12 गए, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, तो कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। कितने रुपए आ गया? 3000 रुपये आ गया। अब मेरी एक बात ध्यान सुनिए, किन किन चीज़ों को जो पार्टनर डिसीज्ड हो रहा है उस पीरियड तक दिया जाता है, जैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो जो अभी हमने निकाला, एक तो सैलरी पार्टनर की डेथ तक मिलेगी, कमीशन पार्टनर को उसकी डेथ तक मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट होगा वो उसकी डेथ तक होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो उसकी डेथ तक होगा, है ना, और प्रॉफिट जो होगा, है ना, प्रॉफिट जो होगा वो भी। अच्छा, यहां पर अगर एक चीज और देखो, अगर प्रॉफिट बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी ट्रीट करोगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट होगा किसके अकाउंट में, किसके अकाउंट में, डिसीज सी। डिसीज को क्या माना था हमने, सी। तो सी के करंट कैपिटल अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट में। यहां पर सी का करंट अकाउंट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। क्या करंट अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द करंट अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमने कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए हैं, इससे ज़्यादा रिटायरमेंट और डेथ में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ केवल इतना ही है ना। एंड आई रियली होप दैट कि आपको ये सभी जो टॉपिक मैंने कराए, भाई ज़्यादा कुछ खास तो मैंने आज कराया ही नहीं है, 2 टॉपिक है छोटे छोटे से, उसमें से एक जो था वो रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड था, बस रिटायरिंग की जगह क्या गया, डिसीज्ड पार्टनर आ गया, और जो उसका अमाउंट लोन में कन्वर्ट होना था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एग्जीक्यूटर अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, है ना। दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के मैंने 2 तरीके बताए, एक तो प्रॉफिट टाइम बेस के बेसिस पर, और दूसरा सेल्स के बेसिस, मतलब टर्न ओवर के बेसिस पर। तो जब हमने प्रॉफिट की बात करी तो उसमें 2 पार्टीशन करे, एक तो प्रीवियस ईयर को हमने करंट ईयर का प्रॉफिट मान लिया, और दूसरा एवरेज प्रॉफिट को हमने करंट ईयर का प्रॉफिट मान लिया, ठीक है। दूसरे केस में हमने टर्नओवर से हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्या निकाला, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंट, और उस प्रॉफिट परसेंट को करंट ईयर में अप्लाई करके, है ना, हमने करंट ईयर का P&L सस्पेंस अकाउंट निकाल लिया। और प्रीवियस ईयर
के प्रॉफिट को हम करंट ईयर का क्यों कंसिडर करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। तो कुल मिला करके आपका फुल फ्लैग चैप्टर यहाँ पर ये क्लोज हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये अमाउंट कहाँ पर आएगा, इसका कितना अमाउंट आएगा, इसको कौन सेक्रीफाइस करेगा, इसको कौन गेन करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। फुल फ्लैग तो क्वेश्चन आपको करना नहीं है ना। तो इसीलिए जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में, तो वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे आपको ये जो टर्नओवर है या प्रॉफिट वाले हैं, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है और 100% बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया। पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है या पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है या उसका जो लोन अकाउंट है, वहाँ से केवल ये पूछा जा सकता है कि ये अमाउंट कौन ट्रांसफर करेगा, किस रेशो में ट्रांसफर होगी, गेनिंग में होगी, सेक्रीफाइसिंग में होगी, ओल्ड में होगी, न्यू में होगी, कितना अमाउंट इसका निकल करके आएगा। इससे ज़्यादा वो बनाने के लिए कुछ नहीं देगा, है ना। ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि उसका बैलेंस कितना है, या आपसे ये पूछ लेगा कि उस अगर डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल है ना, अगर डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल इतनी है, जैसे 1 लाख रुपए है ना, उसको रिजर्व के इतने मिले, रिवॉल्यूशन के इतने मिले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतना मिला, तो उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी। आप कैपिटल अकाउंट बना लो, तो कैपिटल अकाउंट में अगर आपको लग रहा है कि हमें, है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो पार्टनर है, हमारा कौन है, हमारा जो पार्टनर है उसका अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और उन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा अमाउंट आ जाएगा, और वही अमाउंट किसको दिया जाएगा, एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के केवल इतना ही टॉपिक आपका है और इतने ही सवाल आपके यहाँ से बने हैं और बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डेथ नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, है ना। एक टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, छोटा सा टॉपिक है, वो कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है ना। तो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। वो मेरा, मैं चाहूँ तो आपको अभी भी डिस्कस करा सकता हूँ, पर नहीं, वो मेरा अलग ही कराने का मन है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप समझो, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसी से रिलेटेड ही, डेथ से रिलेटेड ही पॉलिसी है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ऐसी पार्टनर्स अपनी पॉलिसी करा लेते हैं, तो है उसी से रिलेटेड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको अलग ही कराने का मन है, ताकि उसका एक अलग ही वीडियो जाए। ठीक है, देखिए मैं मतलब पर्सनली ये इस चीज़ को मान रहा हूँ कि एक एक चीज़ आप तक पहुँचाने के लिए बड़ा एफर्ट करना पड़ता है ना, और इन सबको तैयार करने में उससे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने कहीं पीडीएफ से नहीं उठाया है ना। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो मैं पिछले कई सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। तो शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कैसे आप तक ये चीज़ें पहुँचा सकता हूँ, कैसे वो फ्लो चार्ट सारे प्रिपेयर कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें जो है, पीछे भी हमने फ्लो चार्ट्स के बेसिस पर कुछ चीज़ें पढ़ी थी, है ना, और आगे भी आप फ्लो चार्ट्स के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो वो उन सबको प्रिपेयर करने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मैं ये कह क्यों रहा हूँ, कह इसलिए रहा हूँ कि आप जब अधिगम मंत्रा, कोई बच्चा जब अधिगम मंत्रा को से कनेक्ट होता है, उसके साथ जुड़ता है या उसको सब्सक्राइब करता है, तो मेरी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कैसे भी करके इस बच्चे का एग्ज़ाम निकालवाना है। अब देखिए, बहुत सीधी सीधी सी बात है, लिमिटेड सीटें हैं, तो जाहिर सी, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो हैं लाखों में, और अभी तो फार्म भरे ही जा रहे हैं। 26 दिसंबर लास्ट डेट है, 26/12। तो अब जितनी सीट हैं उतने ही क्वालिफाइड होंगे, है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी क्वालिफाइड हों वो यहाँ से क्वालिफाइड हो जाए, है ना। आप लोगों में से ही वो बच्चे निकलें जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो मुझे सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। मतलब चाहे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, बाकी जो चैनल के साथ जुड़ा हुआ है या जो वीडियो देख रहा है, उसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, है ना।
तो ये बड़ी इच्छा है, बड़ा अच्छा सा लगेगा जब सिलेक्शन लेकर के आप कहेंगे कि सर मेहनत सफल हो गई, है ना। तो प्रिपरेशन अपनी ज़ोरों पर रखिए, सिलेक्शन लेकर के जाना है ना। केवीएस का सिलेक्शन लेकर के जाना है इस बार, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और बाकी तो आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सीटें सिर्फ 66 हैं या 66 हैं शायद, भूल गया हूँ, है ना। 66 ही हैं, हाँ तो 66 सीटें हैं, तो 66 ही सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि बस मज़ा आ जाए, है ना। तो चलिए, बाकी तो आप, मुझे पता ही है आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप चैनल को ग्रो भी करा ही रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कह भी रखा है कि आप तक, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो फटाफट से जल्दी से चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप उन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है। आप अबाउट में जाएंगे तो व्यू मेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप रोबोट तो नहीं है ना। जैसे अच्छा, ये बड़ा अजीब लगता है, रोबोट पूछ रहा है, रोबोट तो नहीं है, तो उसमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए दे देता है या कैप्चा भरने के लिए दे देता है, तो उसको भरो, मतलब रोबोट को इतना भी नहीं आता, है ना। चलिए, एलियन हो एलियन सारे के सारे, है ना। चलो, तो ठीक है, उसको कर लेना, तो आपको वहाँ पे मेल आ जाएगा। बाकी आप अधिगम मंत्रा, है ना, @gmail.com पर मेल कर सकते हो, वो सीधा सीधा सा अधिगम मंत्रा @gmail.com, ठीक है, उस पर मेल कर सकते हो। वरना तो आप चाहे तो टेलीग्राम पर भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मिलेंगे फिर कल, और बाकी तो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर के जाना है अब की बार केवीएस पार, है ना। चलिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।